तो नमस्कार अपने सभी बच्चों को। अपना जो टॉपिक चल रहा था अर्थवर्म केंचुआ, उसको अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने कहाँ तक कर लिया था? डाइजेशन से पहले पहले का कर लिया था, पाचन से पहले का। तो एक बार कल वाले को रिवाइज भी करके चलते हैं थोड़ा साथ में। तो रिवाइज करते हैं, चलो। रिवीजन के लिए हम सबसे पहले अपन ने क्या किया था? सबसे पहले हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन पढ़ा था। क्लासिफिकेशन के अंदर अपने को इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है कि उसका साइंटिफिक नेम क्या है। क्या आता है? फेरेटिमा पोस्थुमा। क्या होता है? फेरेटिमा पोस्थुमा। फिर अपन ने इसका पढ़ा था आवास, यानी हैबिटेट। हैबिटेट हैबिटेट इसका कैसा था? पहले तो कैसा था? नॉकटर्नल प्राणी था। नॉकटर्नल था यानी रात्रिचर था। अपन ने बात की क्या क्या पसंद है इसे। पहली बात तो अंधेरा पसंद है। दूसरी बात उस बेचारे को नमी पसंद है, मॉइस्चर पसंद है। फिर तीसरी बात क्या थी? ये कैसे रहता है? ये मिट्टी के अंदर रहता है और क्या बना के? बिल बना के रहता है, जिसकी वजह से मिट्टी क्या होती है? मल्टी लेयर बन जाती है, बहुस्तरीय बन जाती है। मल्टी लेयर बन जाती है, बहुस्तरीय बन जाती है। और केंचुआ क्या बनाता है? एक खाद बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। और केंचुए को क्या बोलते हैं? किसान का मित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसान का मित्र बोलते हैं, फार्मर्स फ्रेंड। फार्मर्स फ्रेंड ये पढ़ा था। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा था? उसका रंग, कि बेचारे का कलर कैसा होता है। तो कैसे कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है या फिर अर्थी कलर का होता है, यानी कि भूरा या धूसर कलर का या मटमैले कलर का। ठीक है। अब ये कलर किसकी वजह से होता है? पोरफायरिन की वजह से। पोरफायरिन की वजह से ये कलर होता है। पोरफायरिन क्या करता है? अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। किसको? केंचुए को। अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणों से। पराबैंगनी किरणों से बचाता है। अगर बात करें मनुष्य में, तो मनुष्य में ऐसा कौन सा पोषक तत्व वो वर्णक होता है जिसकी वजह से मनुष्य अल्ट्रावायलेट रेज से बच सकता है? तो होता है मेलेनिन। मेलेनिन, जिसकी वजह से मनुष्य का रंग क्या होता है? थोड़ा सा डार्क हो जाता है, काला हो जाता है। जिस व्यक्ति के अंदर जितना ज्यादा मेलेनिन होगा, उसकी काम करने की क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। जिसमें मेलेनिन कम होगा, यानी जो व्यक्ति जितना ज्यादा गोरा होगा, उसके काम करने की क्षमता क्या होगी? उतनी ही कम होगी। काले व्यक्ति की काम करने की क्षमता क्या होती है? ज्यादा होती है। गोरे व्यक्ति की काम करने की क्षमता कम होती है। तो जिस तरह से तो मेलेनिन क्या करता है? कार्य करने को भी बढ़ाता है, क्षमता को भी बढ़ाता है, अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। बाई चांस अगर अल्ट्रावायलेट रेज पड़ जाती है उसके ऊपर, तो वो नुकसान नहीं करेगी। काले इंसान पे तो करेगी नहीं। अब गोरा होगा तो बेचारे की समस्या समस्या। तो गोरा होने की ये भी सबसे बड़ी दिक्कत है। नेक्स्ट अगर बात करें, अपन ने क्या पढ़ा था इसका? इसमें पार्ट कौन कौन से होते हैं? खंड, सेगमेंटेशन। पहली बात तो क्या था? ट्रू सेगमेंटेशन था, वास्तविक खंडीभवन। वास्तविक खंडीभवन था। दूसरा था इसको क्या? अंतरा विरोधी पट। अंतरा विरोधी पट। इससे क्या करते थे? दोनों को अलग कर रहे थे। इसको बोलते थे सेप्टा। क्या बोलते थे? सेप्टा, यानी कि इसमें सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। फिर अपने नेक्स्ट बात करें, इसका पूरी बॉडी कितने 100 से 120 भाग में बटी हुई होती है। 100 से 120 पार्ट में बटी हुई होती है इसका जो। और पूरे में क्या मिलते हैं? सेप्टा मिलते हैं, अंतर विरोधी पट मिलते हैं। और अगर बात करें इसके पहले खंड को, पहले सेगमेंट को क्या बोलते हैं? पेरिस्टोमियम। पेरिस्टोमियम।
पेरिस्टोमियम, यानी कि ये मान लो अपना केंचुआ भाई साहब है। अब इस केंचुए भाई साहब के पहले खंड को क्या बोलेंगे? पेरिस्टोमियम, पेरी। और इसके ऊपर एक फ्लैशी लोब होता है इस तरीके का, या फिर इसको बोलते हैं मांसल पिंड, मांसल पिंड या फ्लैशी लोब। उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोस्टोमियम, स्टोमियम। इसको बोलते हैं पेरी, इसको बोलते हैं प्रोस्टोमियम। और सबसे लास्ट में जो खंड होता है, पार्ट होता है, सेगमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? पाइजीडियम। क्या इतना याद रखा नहीं रखा? ये चीजें इसके अंदर होती ही हैं। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है? इसके अलावा इसके अंदर 14, 15, 16 ये जो पार्ट होते हैं उसमें मिलता है क्लाइटेलम, क्लाइटेलम। जैसे अपना केंचुआ भाई साहब दोबारा बना लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या 14, 15, 16 इन तीनों को मिला करके इनके बाहर एक चिकनी सी लेयर होती है और उसकी वजह से इसको ढक के रखती है, उसको बोलते हैं क्लाइटेलम। और इस पार्ट में क्या प्रेजेंट नहीं होता? इस पार्ट में सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता, सेप्टा नहीं होता। सेप्टा को क्या बोलते हैं? अंतर्विरोधी पट बोलते हैं। वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। पूरा का पूरा 14, 15, 16 क्या होता है? एक सेगमेंट होता है। अब इस सेगमेंट का काम क्या होता है? बेचारा बनाता है कोकून। क्या बनाता है? कोकून बनाता है। कोकून किसके काम आता है? कोकून आता है निषेचन के, फर्टिलाइजेशन के। और बात करें केंचुए में निषेचन कैसा होता है? बाह्य निषेचन होता है, यानी कि एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इसके अंदर। यानी कि इसके अंडे और जो केंचुए के स्पर्म है, एग सेल है और स्पर्म सेल है, वो दोनों फ्यूज कहाँ होंगे? बॉडी के बाहर होंगे, तो इसको एक्सटर्नल इसके लिए बोलते हैं। फिर कोकून के बाद में जो क्लाइटेलम है, अब क्लाइटेलम कितने पार्ट का होता है? 3 पार्ट का हो जाता है। कौन कौन सा? प्री क्लाइटेलरी, प्री क्लाइटेलरी, ठीक है। फिर आता है क्लाइटेलरी और फिर आता है पोस्ट क्लाइटेलरी, ठीक है। प्री यानी कि पूर्व क्लाइटेलम, पूर्व क्लाइटेलम, इसको बोलेंगे क्लाइटेलम और इसको बोलेंगे फर्स्ट क्लाइटेलम, ठीक है। यानी कि इसके ऊपर के दो, ये दोनों, यानी कि 12 और 13, 12 और 13 इसको बोलेंगे पूर्व क्लाइटेलम, यानी प्री क्लाइटेलम। और इसके बाद के दो कौन से? 17 और 18, इनको बोलेंगे फर्स्ट क्लाइटेलरी या पोस्ट क्लाइटेलरी। इन्हें फर्स्ट क्लाइटेलम बोलेंगे या पोस्ट बोलेंगे। आगे क्या बात समझ में? इसके बाद में अपन क्लाइटेलम के बाद बात करेंगे कि इसमें क्या होती है? 4 जोड़ी शुक्रग्राहिका होती है, 4 जोड़ी शुक्रग्राहिका मिलती है। किस किस के अंदर? या स्पर्मेथिकल बोलते हैं, स्पर्मेथिकल। अब स्पर्मेथिकल कितनी होती है? 4 पेयर होते हैं, 4 पेयर होते हैं इसके। तो कौन कौन से? 5 और 6 में, 6 7 में, 7 8 में और 8 और 9 में। काम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ स्पर्म्स, स्पर्म का कलेक्शन करना, इकट्ठा कर लेना उसको। अब ये देखो कहाँ कहाँ होती है। केंचुआ अपना दोबारा आ गया। मान लो ये है 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब ये कहाँ होगी? 4 और 5 के बीच में, ठीक है। 4 और 5 के बीच में यहाँ, 5 और 6 के बीच में यहाँ, 6 और 7 के बीच में यहाँ, 7 और 8 के बीच में यहाँ, 8 और 9 के बीच में यहाँ। 4 जोड़ी होगी, तो यहाँ पे मिलेगी। इसके बाद में क्या होता है? जो 14 नंबर
सेगमेंट होता है उसमें मिलता है फीमेल जेनिटल ऑर्गन, फीमेल जेनिटल ऑर्गन, ऑर्गन कह दो या फिर पोर कह दो, फीमेल जेनिटल पोर होता है। 18 के अंदर क्या होता है, मेल जेनिटल पोर होता है। और बात करें इसके एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, 17 और 19 यानी 17 और 19 के अंदर क्या होता है, जेनिटल पेपिलाई होती है, या इसको बोलते हैं जननिक पेपिलाई। ये क्या करती है, जब मेटिंग के दौरान जब दो केंचुए आपस में मिलते हैं तो उसको पकड़ने का काम कौन करता है, जेनिटल पेपिलाई होता है। जैसे मान लो ये कितना है 9 है, अब मान लो अपन में एक 14 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फीमेल जेनिटल पोर हो जाएगा। फिर 18 यहाँ है मान लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेल जेनिटल पोर हो जाएगा। एक ऊपर यहाँ पे इस तरीके से, एक नीचे 19 पे, ये क्या है, जेनिटल पेपिलाई, जो कि केंचुए को पकड़ने का काम करती है। फिर अपने नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके अंदर रेस्पिरेशन किस प्रकार का था, श्वसन। तो पहली बात तो क्या थी कि श्वसन के लिए इसमें कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता जैसे कि ह्यूमन बीइंग में होता है, यानी कि स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता, ठीक है। दूसरा क्या कहा इसने, स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता तो फिर इसके अंदर रेस्पिरेशन के लिए इसकी त्वचा क्या होती है, नम होती है। इसकी त्वचा क्या होती है, नम होती है। क्यों होती है, कि इसकी बॉडी में एक म्यूकस ग्लैंड होती है, यानी कि श्लेष्मा ग्रंथि क्या होती है, इसकी एक श्लेष्मा ग्रंथि होती है, जिसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है, जो फ्लूइड का सिक्रेशन करती है, या कह दो लिक्विड का सिक्रेशन करती है, या कह दो म्यूकस का सिक्रेशन करती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती है। अब ये म्यूकस क्या करता है, इसकी बॉडी को क्या बना के रखता है, नम बना के रखता है, मॉइस्ट बना के रखता है, मॉइस्ट। अब इस मॉइस्ट जितनी भी इसकी सरफेस नम होगी वो क्या करेगी, अवशोषण करेगी। क्या करेगी, अवशोषण। अवशोषण किसका करेगी, ऑक्सीजन का करेगी। और क्या करेगी, ऑक्सीजन को अवशोषित करेगी और CO2 को क्या करेगी, बाहर फेंक के मारेगी। ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेगी, CO2 को क्या कर देगी, बाहर निकाल देगी। और क्या चीज है, इसकी बॉडी में एक हीमोग्लोबिन नाम का भी वर्णक पाया जाता है, जो कि ह्यूमन बॉडी में भी होता है। और हीमोग्लोबिन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये बना लिया। इसके बाद में अगर इसके अंदर बात करें रेस्पिरेटरी के बाद में सर्कुलेटरी, सर्कुलेटरी यानी परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण, परिसंचरण का मतलब कि इसके अंदर खून वगैरह बहता है वो किस प्रकार से बहता है। तो इसमें सबसे पहली बात किस प्रकार का होता है, क्लोज टाइप का होता है, बिल्कुल बंद मिलेगा। सारा जो फ्लूइड है इसके अंदर जो बहता है वो किसमें मिलेगा, जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है उसके अंदर बहता हुआ मिलेगा, यानी रक्त वाहिकाओं के अंदर, रक्त वाहिकाओं के अंदर बहता हुआ मिलेगा। अब इसके अंदर क्या होता है, एक चीज मैंने याद रखना, इसमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं होती, आरबीसी प्रेजेंट नहीं होती। तो इसमें क्या होता है, इसमें हीमोग्लोबिन भाई साहब बैठा रहता है, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन किसके साथ रिएक्ट करके, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो CO2 है इसको बाहर फेंक देता है। और एक चीज और रह गई थी पिछले वाले में,
कि जो ये रेस्पिरेशन श्वसन करता है एक विधि द्वारा करता है, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन विसरण, कल वाली वीडियो में बताया था विसरण क्या होता है कि ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की और फ्लो होना किसी चीज का, वो क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद में अपना टॉपिक आ जाता है क्या, डाइजेशन। चलो डाइजेशन निकालते हैं अपना। इसके बाद में क्या रह गया था, परिसंचरण के बाद एक्सक्रेशन भी तो रह गया था। एक्सक्रेशन के अंदर हमने बात कर ली थी कि क्या क्या थे, नेफ्रोइड्स होते हैं, इसमें नेफ्रीडिया मिलते हैं। अब नेफ्रीडिया क्या होते हैं, किस तरीके से छोटी होती है, महीन होती है, नलिकाकार संरचना होती है, पहले 3 खंडों को छोड़ करके पूरी बॉडी में मिलती है। पहले 3 खंडों में पेरिस्टोमियम को यानी कि मुंह को और ग्रशिका को, या बक्कल कैविटी या मुख गुहा को। फिर कार्य क्या होता है, नेफ्रीडिया 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक तो एक्सोनेफ्रिक और एक होता है अपना एंडोनेफ्रिक या इंट्रो इंट्रोने इंट्रोनेफ्रिक। एक तो एक्सोनेफ्रिक और एक इंट्रोनेफ्रिक। एक्सोनेफ्रिक क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको डायरेक्ट बाहर निकाल देता है। और जो इंट्रोनेफ्रिक होता है, अंतर्मुखी होता है, वो क्या कर देता है, उसको आंत में फेंक देता है, जिससे कि उसका क्या हो जाता है, वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये भी याद रख लेना। अभी एक्सक्रेटरी में 2 तरीके का होता है नेफ्रोइड्स। नेफ्रोइड्स 2 तरीके के होते हैं, नेफ्रीडिया कौन से, एक तो एक्सोनेफ्रिक और एक होता है इंटरनेफ्रिक। फिर इसके बाद अपन ने पढ़े थे इसके नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम 3 प्रकार का था, सेंट्रल नर्व सिस्टम था, पेरिफेरल नर्व सिस्टम था, और एक और था, कौन सा था अपना, जो ऑटोनोमस नर्व सिस्टम था या सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम था। सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर क्या क्या आते हैं अपने, सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर आ जाता है अपना कौन, नर्व रिंग और नर्व या वेंट्रल नर्व। नर्व रिंग या वेंट्रल नर्व, नर्व रिंग को अपन ने क्या बोला था, इसका माइंड होता है जो कि पूरी बॉडी में होता है। जो पेरिफेरल होता है वो क्या कहता है, नर्व रिंग से जुड़ा हुआ होता है। नर्व रिंग क्या होती है, उससे जुड़े हुए होते हैं, और ये क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं, पेरिस्टोमियम को और मुख गुहा और कृष्णी को जाते हैं, इनको कंट्रोल करने का काम करते हैं कौन, पेरिफेरल नर्व सिस्टम। फिर तीसरा आता है सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। ये पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है और कैसा होता है, जालिका रूपी होता है, प्लक्स या नेट लाइक होता है। और इससे क्या करता है, ये मुख से लेकर के पूरी बॉडी के अंदर फैला जाता है, पूरी आहार नाल में फैला हुआ होता है। फिर अपन डाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो डाइजेशन में बात करने से पहले साथ साथ में देखो हम डायग्राम बनाते चलेंगे, साथ साथ में उसके बारे में समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं डाइजेशन के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो उसकी आहार नाल होती है, उसमें जो बहुत सारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होती है। अब उसकी लंबाई क्या होती है, बिल्कुल सीधा। जो जो ये एलिमेंट्री कैनल होती है, ये क्या होती है, बिल्कुल सीधी होती है। जैसे इंसान में तो टेढ़ी मेढ़ी होती है, लेकिन इसमें बेचारे में सीधी होती है, केंचुए में। अब इसमें जो 1 नंबर पे आता है, जो एलिमेंट्री कैनल के अंदर यानी मुख गुहा या आहार नाल के अंदर है, वो सबसे पहले कौन आता है, माउथ आता है। अब इसमें देखो अपने डायग्राम भी लेके चलते हैं, ठीक है। और ज्यादा बड़ा बन गया। अब सबसे पहले इसका आता है इधर मुख। अपन ने तो ज्यादा सेगमेंट में ले लिया, लेकिन एक ही सेगमेंट में ले लिया, एक मुख, ठीक है। मुख के बाद में क्या आता है, मुख के बाद में, मुख के बाद आता है मुख गुहा। क्या आता है,
मुख गुहा। और सबसे पहले कह रहा है इसके बारे में, कैसा होता है, अर्धचंद्राकार होता है, आधे चांद की तरह होता है। क्या होता है, आधे चांद की तरह। तो पहले मुख के बारे में पढ़ लें, कौन से पार्ट में होता है, अर्धचंद्राकार होता है, और पहले खंड में आता है, पाया जाता है जहाँ पे पेरिस्टोमियम होता है। फिर दूसरा कह रहा है इसमें बक्कल कैविटी मिलती है, मुख गुहा मिलती है। मुख आगे चल करके मुख गुहा में खुलता है, जो कि एक से तीसरे पार्ट में होता है, जो कि एक से तीसरे पार्ट में होता है। तो चलो बना देते हैं इसमें। ये हो गया एक, इसको क्या बोलेंगे, मुख या माउथ। फिर इसमें ग्रशिका, मुख गुहा आ जाती है यहाँ पे, इसको बोलेंगे, ये एक नंबर में आता है। फिर इसको लिख लेते हैं मुख गुहा, कहाँ से, 1 से 3 तक। फिर बात कर लेते हैं, इसको लिखते हैं बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। अब देखते हैं बक्कल कैविटी के बाद कौन आता है अपना, बक्कल कैविटी के बाद ग्रसनी आ जाती है अपनी, फेरेनिक्स। अब ग्रसनी का काम क्या होता है, आहार नाल के चौथे खंड में आती है और एक पेशीय संरचना होती है। कैसी होती है, एक पेशीय। पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं। एक नंबर पे कौन आता है, माउथ आता है। किस तरीके का होता है, अर्धचंद्राकार होता है, या फिर ये क्रेसेंटिक होता है, अर्धचंद्राकार होता है या क्रेसेंटिक होता है। उसके अंदर कहाँ होता है, जहाँ पेरिस्टोमियम होता है। एक नंबर माउथ होता है, कैसा होता है, क्रिस्टेन, ये क्रिसेंटियन होता है, क्रिसेंटिक टाइप का होता है, यानी अर्धचंद्राकार होता है और पेरिस्टोमियम वाली जगह होता है। फिर दूसरा आता है बक्कल कैविटी, मुख गुहा। तो कहाँ कहाँ से होती है, 1 से लेके 3 के बीच में होती है, और क्या होती है, मुख को आगे चल करके मुख गुहा में घुसता है। फिर तीसरा है फेरेनिक्स, ग्रसनी। फेरेनिक्स क्या होती है, 4th वाले पार्ट में होती है, और ये क्या होती है, एक पेशीय होती है। अब ये देखो, ये क्या है अपना मुख, ये मुख गुहा। फिर आ जाएगी अपनी ग्रसिका, फिर आ जाएगी अपनी पेशणी। देखो, सबसे पहले मुख, फिर मुख गुहा, फिर आ गई ग्रसनी, ग्रसनी के बाद आ जाएगी ग्रसिका, ग्रसनी के बाद ग्रसिका, ग्रसिका के बाद क्या आएगी अपनी पेशणी, पेशणी के बाद आ जाएगा अमाशय, अमाशय के बाद आएगी अपनी आंत। तो डायग्राम ये रहा। तो इसको देख देख के बनाना है। तो ठीक है, अपने बनाते हैं, साथ साथ में लिखते भी हैं, लिखते चलेंगे, साथ में पढ़ते हुए चलेंगे। चलो, अरे क्या हो गया, हाँ, हम्म, सबसे पहले क्या था, थोड़ा सा छोटा है बेचारे का, देख लेते हैं। अर्धचंद्राकार, फिर उससे बड़ा, फिर आ गई ग्रसिका या ग्रसनी, ग्रसनी के बाद क्या आएगा अपना, पेशनी आ जाएगी। इस तरीके से पेशनी के नाम से पता चल रहा है पीसने का काम है। इधर क्या आ गई, ग्रसनी, ग्रसनी के ऊपर के नीचे क्या आ गई, ग्रसिका। फिर क्या आ गई, पेशनी, क्या आ गई, पेशनी। पेशनी को बोलते गिजार्ड, पेशनी यानी कि इसको पीसने का काम करते, कुछ भी आ जाए उसको निचोड़ देगी, तोड़ देगी, फोड़ देगी। अब पेशनी के बाद क्या स्टार्ट होता है, उसका आमाशय स्टार्ट होता है, इस तरीके से। ये क्या है, आमाशय। अब आमाशय के बाद क्या स्टार्ट होती है, फिर आंतें स्टार्ट हो जाती है, इस तरीके से। आमाशय के बाद आंतें स्टार्ट हो गई। आंतों के अंदर क्या होता है, एक सिक्का मिलता है, इस तरीके से।
और आगे जितनी भी बॉडी में चलती है वो सारी की सारी क्या चलती है, आंतें चलती है। इस तरीके से इसमें कट भी मिलते हैं अपने को, ठीक है। अब देखो आमाशय के बाद ये आ गई अपनी आंत, इंटेस्टाइन। इसको बोलते हैं प्री टिफ्लोसोलर या पूर्व टिफ्लोसोलर, इसको बोलते हैं आंतरीय सिक्का। इसको क्या बोलते हैं, आंतरीय सिक्का। और इसको क्या बोलते हैं, पश्च टिफ्लोसोलर। नहीं, पश्च टिफ्लोसोलर इधर नहीं आएगा, इसको बोलेंगे टिफ्लोसोलर। और पश्च टिफ्लोसोलर आएगा ये इधर वाला पार्ट। ठीक है, अभी देखते हैं अपने कि क्या क्या कह रहा है इनके बारे में। अपन ने पढ़ लिया था सबसे पहले मुख एक नंबर में आता है, उसके बाद में क्या आता है, अर्धचंद्राकार होता है, और क्या करता है, एक नंबर के अंदर आता है और पेरिस्टोनियम की जगह पे होता है। फिर दो नंबर पे आया था अपना बक्कल कैविटी, मुख गुहा। अब बक्कल कैविटी क्या होती है, 1 से 3 के बीच में होती है और किसके अंदर, मुख को आगे की तरफ जोड़ती है। फिर कौन आता है, फेरिनिक्स आता है, 4 नंबर पे होता है और कैसा होता है, एक पेशीय होता है, यानी उसमें क्या सिंगल मसल होती है। इसमें भी देख लो, पेशनी, गिजार्ड, आमाशय, आमाशय स्टमक, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के बाद प्री टिफ्लोसोलर, फिर आ गया अपना आंतरिक सिक्का इंटेस्टाइन, और फिर आ जाएगा टिफ्लोसोलर। इधर आता है, इस एरिया को बोलते हैं पश्च टिफ्लोसोलर, ठीक है। फिर जिसमें लार ग्रंथि होती है, फेरिनिक्स के अंदर क्या होती है, लार ग्रंथियां मिलती हैं। कौन सी होती है, फेरिनियल ग्लैंड होती है या स्लाइवरी ग्लैंड होती है, सलाइवा वाली स्लाइवरी ग्लैंड, जो कि लार ग्रंथि, श्लेष्मा व प्रोटीन पाचक एंजाइम, प्रोटिएटिक यानी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम को स्त्रावन करती है। तो सीधी सी बात है, फेरिनिक्स क्या है, फोर्थ वाले पार्ट के अंदर होती है, और क्या होती है, सिंगल मसल वाली होती है, एक पेशीय होती है, और उसके अंदर क्या होती है, स्लाइवरी ग्लैंड होती है, लार ग्रंथियां होती है, और वो लार ग्रंथियां क्या करती है, श्लेष्मा या फिर प्रोटीन पाचक एंजाइम, प्रोटीन पाचक एंजाइम को बोलते हैं अपने प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, इनका क्या करती है, सीक्रेशन करती है, स्त्रावन करती है। तो याद करते हैं अपने साथ के साथ में, 1 नंबर के अंदर क्या होता है, मुख गुहा, वो मुख होता है, माउथ होता है, और कैसा होता है, अर्धचंद्राकार होता है, क्रिसेंटिक, कौन सा नाम था उसका, क्रिसेंटिक, कैसे टाइप का होता है, क्रिसेंटिक टाइप का होता है। और क्या होता है उसमें, पेरिस्टोमियम वाले पार्ट के अंदर होता है। 2 नंबर के अंदर क्या आती है, बक्कल कैविटी आती है, मुख गुहा आती है। 1 से 3 नंबर के अंदर होता है, और कैसा होता है, मुख को आगे की तरफ जोड़ता है, यानी नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जैसे कि फेरिनिक्स हो गया, उसके बाद में नेक्स्ट आता है फेरिनिक्स, कृष्णी। कृष्णी कौन से वाले पार्ट में होती है, 4 नंबर के अंदर होती है, 4 नंबर के अंदर होती है, और क्या करती है, सिंगल मसल होती है, एक पेशीय होती है, सिंगुलर मसल वाली होती है, और उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है, लार ग्रंथियां होती हैं। अब लार ग्रंथि किसका स्त्रावन करती है, या तो श्लेष्मा म्यूकस का स्त्रावन करेगी, या फिर प्रोटीन पाचक एंजाइम यानी कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का स्त्रावन करेगी। तो ये याद रख लेंगे अपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या, कि बताओ ग्रसनी है वो कौन से एंजाइम का स्त्रावन करती है, तो वो प्रोटीन पाचक एंजाइम का स्त्रावन करती है। या फिर डायरेक्ट उल्टा सवाल पूछ लिया जाएगा, बताओ केंचुए के अंदर कौन सी ग्रंथि है वो प्रोटीन पाचक एंजाइम का स्त्रावन करती है, तो आपको बता देना है कौन सी है, स्लाइवरी ग्लैंड है, लार ग्रंथि है जो कि प्रोटीन पाचक एंजाइम का स्त्रावन करती है। फिर ग्रसनी के बाद में हम देखते हैं क्या आएगा,
ग्रसनी के बाद में आ गया अपना ग्रशिका। ग्रशिका को क्या बोलते हैं? एसोफेगस कैनल। एसोफेगस कैनल ये कौन से पार्ट में होता है? पांचवें के अंदर होता है। कौन से के होता है? पांचवें से आठवें के बीच में। ये 5 से 8 के बीच होता है। इसमें किसी भी प्रकार का पाचन या डाइजेशन की क्रिया नहीं होती। ग्रशिका भोजन को पेशनी से जोड़ने का काम करती है। ओनली फॉर क्या करती है ये बेचारी? जोड़ने का काम करती है। और 5 से 8 के बीच में होती है। कौन कौन किसके बीच में होती है? 5 से 8 के बीच में। तो माउथ हो गया 1, मुख गुहा हो गई 1 से 3, ग्रशिका हो गई 5 और ये क्या होगी? 5 से 8। 5 से 8 के बीच में कौन होगी? ग्रशिका। इसको बोलते हैं अपने फेरिनिक्स, इसको बोलते हैं एसोफेगस। ग्रसनी के अंदर क्या मिलते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स मिलते हैं, यानी कि लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां किसका स्रावन करती है? किसको सिक्रेशन करती है? अपने करती है या तो श्लेष्मा का, म्यूकस का, या फिर अपने प्रोटीन पाचक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का स्रावन करती है। फिर इसका ग्रशिका का क्या काम होता है? 5 से 8 के बीच होती है। कोई भी डाइजेशन की क्रिया नहीं होती। इसका काम इतना होता है कि ग्रसनी को, फेरिनिक्स को गिजार्ड तक जोड़ देना, पेशनी तक जोड़ देना। इसके अलावा इस बेचारे का कोई भी काम नहीं है। फिर अपने बात करते हैं किसकी? पेशनी, गिजार्ड। गिजार्ड कहां से कहां तक होता है? 8 से 9 के बीच होता है। 8 से 9 के बीच होता है। कैसा होता है? अंडाकार होता है, सुदृढ़ होता है, मस्कुलर होता है, पेशीय होता है। जब भी पूछ लिया जाए बताओ पेशनी क्या है, तो पेशनी क्या है? केंचुए के आहार नाल का एक भाग है जो कि केंचुए के 8वें से 9वें खंड के बीच में मिलता है। दे आर सिचुएटेड बिटवीन 8 एंड 9 एंड कैसा है? अंडाकार है, सुदृढ़ है और मस्कुलर है, यानी कि लोकेटेड बिटवीन 8 एंड 9 सेगमेंट। इट इज एन ओवल, अंडे के आकार का है, एंड हाईली मस्कुलर, बहुत ज्यादा मस्कुलर है, एंड थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर। और कैसी है? थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है। उसकी स्ट्रक्चर कैसी है? थिक है, बहुत ही मोटी है, वॉल है उसकी। ठीक है। अब कहता है नेक्स्ट, यह भोजन मिट्टी, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ को पीसने का, ग्राइंड करने का काम करता है। जितने भी ऑर्गेनिक पत्थर, स्टोन्स जितने भी खा लेता है उसको क्या कर देता है? रगड़ देता है। उसको क्या कर देता है? ग्राइंड कर देता है। उसका काम है। अब कुछ भी खा लेगा, उसको ग्राइंड करने का काम किसका है? इसके बीच अंदर क्या है? भगवान ने नेचुरली ग्राइंडर लगा के भेजा हुआ है। उस ग्राइंडर का नाम क्या है? गिजार्ड है, पेशनी है। ठीक है। आप लोगों को खरीद के लाना पड़ता है मार्केट से, लेकिन इसे भगवान ने बाय गॉड गिफ्टेड है। ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर, स्टमक आमाशय। आमाशय कैसा है? एक छोटी नलिकाकार है, संरचना होती है, 9 से 14 के बीच में होती है। 9 से 14 के बीच में। चलो एक बार रिवाइज करते हैं शुरू से। 1 नंबर पे होता है मुख। 2 नंबर 1 से 3 के बीच में होता है मुख गुहा। 1 के अंदर तो हो गया मुख, 1 से 3 के अंदर हो गया मुख गुहा, बक्कल कैविटी। फिर 4 के अंदर कौन हो गया? ग्रसनी, फेरिनिक्स। फिर 5 से 8 के बीच कौन हो गया? एसोफेगस, ग्रशिका। और फिर 8 से 9 के बीच कौन हो गया? गिजार्ड। और 9 से 14 के बीच में कौन हो गया? अपना स्टमक हो गया, आमाशय हो गया। 9 से 14 के बीच में कौन हो गया? स्टमक, आमाशय हो गया। ठीक है। फिर क्या होता है? आमाशय की दीवारें ग्रंथिल होती है। कैसी होती है? ग्रंथिल होती है। उसके अंदर ग्रेन्युलर होती है और जिसमें अनेक अनुप्रस्थ वलन यानी कि ट्रांसवर्स फोल्ड मिलते हैं। यानी कि अंदर क्या होती है? मुड़ी हुई होती है, एक तरीके से फोल्ड होती है, फोल्डेड होती है। और फोल्डेड भी कैसी होती है? ट्रांसवर्स होती है। ठीक है। तो पहली बात, आमाशय क्या होता है? 9 से 14 के बीच होता है। कैसा होता है? ग्रैंडुलर होता है, ग्रंथिल होता है। और कैसा होता है? ट्रांसवर्स फोल्ड मिलते हैं उसके अंदर। क्या मिलते हैं? ट्रांसवर्स फोल्ड मिलते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या होता है? अनुप्रस्थ वलन होता है। अब आमाशय की भित्ति वॉल में कैल्सीफेरस ग्रंथि पाई जाती है।
उसकी आमाशय की आंत में हो, आमाशय की आंत क्या, आमाशय के अंदर क्या मिलती है, वॉल के अंदर एक कैल्सीफेरस ग्लैंड मिलती है। कैल्सीफेरस ग्लैंड पाई जाती है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का सीक्रेशन करती है। हमेशा सीक्रेशन का याद रखो, कौन किसका सीक्रेशन करता है। तो क्या बात की थी अपन ने सबसे पहले, स्लाइवरी ग्लैंड है वो किसका सीक्रेशन करती है, स्लाइवरी ग्लैंड म्यूकस और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का सीक्रेशन करती है, यानी कि श्लेष्मा और प्रोटीन पाचक एंजाइम का स्रावन करती है। उसी प्रकार से कैल्सीफेरस ग्लैंड किसका स्रावन करती है, कैल्सीफेरस ग्लैंड कैल्शियम कार्बोनेट का सीक्रेशन करती है। कैल्सीफेरस ग्लैंड है वो मिलती कहाँ पर है, वो स्टमक के अंदर मिलती है। किसके स्टमक के अंदर मिलती है, केंचुए के, अर्थवर्म के स्टमक के अंदर मिलती है, आमाशय के अंदर मिलती है। और कैल्सीफेरस किसका सीक्रेशन करती है, कैल्शियम कार्बोनेट का सीक्रेशन करती है। फिर ये ग्रंथियां मिट्टी में उपस्थित ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज, उदासीन करने का काम करती है। जो कैल्शियम कार्बोनेट क्यों है, क्योंकि वो मिट्टी के अंदर उपस्थित ह्यूमिक एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देती है और फिर इसको पचाती है और इसको खाती है आराम से बैठ के। ठीक है, इसके अंदर अपने फिल करते हैं पेशनी। पेशनी कहाँ से कहाँ तक होती है भाई, 8 से 9 के बीच होती है, 8 से 9 के बीच होती है। इसकी क्वालिटीज क्या क्या थी, अंडाकार होती है, सुदृढ़ होती है, ग्रैंडुलर होती है, ग्रंथिल होती है। और क्या काम था, ये हर चीज को ग्राइंड कर देती है। केंचुआ जो भी खाएगा उसको क्या कर देगी, पीस देगी, रगड़ देगी, कूट देगी, पीट देगी। ठीक है, फिर आमाशय। आमाशय कहाँ से है, 9 से 14 के बीच में है। काम क्या है, हाँ भाई, इसके अंदर कौन सी ग्लैंड मिलती है, कैल्सीफेरस ग्लैंड मिलती है, जिसका काम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का सीक्रेशन करता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या काम करता है, जो मिट्टी के अंदर उपस्थित ह्यूमिक एसिड है उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीन कर देता है। इसका काम यही है। ठीक है, साथ साथ में देखते हैं, एक में क्या है, माउथ, मुख गुहा 1 से 3 में, ग्रसनी फेरेनिक्स 5 में, एसोफेगस 5 से 8 में यानी ग्रसिका, 8 से 9 में गिजार्ड यानी पेशनी, 9 से 14 में आमाशय यानी कि स्टमक। फिर बात आ जाती है अपने आंत की। आंत को देख लेते हैं जल्दी से भाग भाग के। इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन क्या होता है, आमाशय से आगे चल करके एक लंबी चौड़ी नलिकाकार संरचना में खुल जाता है जिसे आंत कहते हैं। ठीक है, द स्टमक ओपन इनटू ए लॉन्ग वाइड टेबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द इंटेस्टाइन। उसको क्या कहेंगे, इंटेस्टाइन कहेंगे। कि वो कैसा ओपन, कहाँ पे ओपन हो जाती है, ए लॉन्ग वाइड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एक ट्यूब जैसी लॉन्ग और बड़ी ट्यूबुलर जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसको क्या कहते हैं अपने, इंटेस्टाइन कहते हैं। कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, 15 से स्टार्ट हो जाती है और पूरे लास्ट तक फैली हुई रहती है। अब इसके आंतरिक संरचना में क्या होता है, टिफ्लोसोल उपस्थित होता है। और टिफ्लोसोल के आधार पर क्या होता है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्री टिफ्लोसोलर, टिफ्लोसोलर, पोस्ट टिफ्लोसोलर, यानी पूर्व टिफ्लोसोलर, टिफ्लोसोलर और पश्च टिफ्लोसोलर। बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द इंटरनल फोल्ड कॉल्ड टिफ्लोसोल, यानी इसके अंदर क्या होते हैं, फोल्ड मिलते हैं, एक तरीके से ये घुमा हुआ मिलता है। इसके आधार पर उसको क्या कहते हैं, टिफ्लोसोल को बोलते हैं। उसे, उस घुमाव को क्या बोलते हैं, टिफ्लोसोल बोलते हैं। अब उस टिफ्लोसोल के आधार पर अपन ने इसको कितने भाग में बांट दिया, 3 भाग में बांट दिया। एक तो प्री टिफ्लोसोलर, एक टिफ्लोसोलर और एक पोस्ट टिफ्लोसोलर। प्री टिफ्लोसोलर कहाँ से स्टार्ट होता है, 15 से लेकर के 26 तक, 15 से 26 के बीच में क्या होता है, प्री टिफ्लोसोलर होता है। और इसमें क्या होता है, आंतरिक वॉल होती है, इसकी आंतरिक दीवार में छोटे छोटे रसांकुर होते हैं, वाइलाई होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, रसांकुर होते हैं, वाइलाई होती है, जो क्या करती है, एड्सॉर्प्शन का काम करती है, अवशोषण का काम करती है। फिर उसके अंदर क्या होता है, इंटरनल सिक्का भी मिलता है, या इंटेस्टाइनल सिक्का, सिक्का को सिक्का बोलते हैं, इंटेस्टाइनल सिक्का होता है। और ये कौन से पार्ट में होता है, 26 खंड पर एक जोड़ी पार्श्वीय शंकु उभार, लेटरल कोनिकल आउटग्रोथ। कैसे होते हैं, शंकु के जैसे उभार होते हैं, कहाँ पे, पार्श्व में, साइड में, पार्श्व का मतलब साइड में, शंकु, शंकु के जैसे उभार, उभार होते हैं
आउट ग्रोथ होती है। उभार का मतलब होता है आउट ग्रोथ, यानी बाहर की तरफ ग्रोथ। अब इसमें क्या होते हैं, 26 के ऊपर आउट ग्रोथ मिलती है। कैसी मिलती है, कोनिकल होती है, कोण की जैसी होती है, शंकु के जैसी होती है, जिसे आंतरिक सिक्का कहते हैं। इसका अगला सिरा क्या होता है, एंटेरियर एंड बंद होता है, ऊपर से क्या होता है, बंद होता है। और यह पीछे की ओर 22 और 23वें खंड तक फैला हुआ होता है। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि जो अपना आंतरिक सिक्का होता है इस प्रकार से, ये इस तरीके से जो ऊपर फैला होता है, यानी ये स्टार्ट कहाँ से होता है, आंतरिक सिक्का 26 से स्टार्ट होता है, यानी यहाँ पे कौन सा है, 26 है। लेकिन ये फैला हुआ कहाँ तक रहता है, ऊपर 22 और 23 तक फैला रहता है। यानी कि ये जहां तक फैला है ये 22 तक, ठीक है, ये हो सकता है 23 तक, इस तरीके से ये फैला हुआ होता है। अब टिफ्लोसोलर क्षेत्र दूसरा आ गया। पहले तो प्री टिफ्लोसोलर था, अब आ गया टिफ्लोसोलर। पहले टिफ्लोसोलर के बारे में बात करते हैं अच्छे से। टिफ्लोसोलर क्या है, आंत के अंदर कुछ फोल्ड मिलते हैं, इंटरनल फोल्ड मिलते हैं, इसको टिफ्लोसोल बोलते हैं। टिफ्लोसोल के बेसिस पे इसको 3 भाग में बांटते हैं, प्री टिफ्लोसोलर, टिफ्लोसोलर और पोस्ट टिफ्लोसोलर। और प्री टिफ्लोसोलर के अंदर अपन ने बात की थी कहाँ से स्टार्ट होता है, 15 से 26 के बीच में होता है प्री टिफ्लोसोलर। किसके बीच में, 15 से 26 के बीच होता है। अब 15 से 26 के बीच में क्या होता है, इसके अंदर इंटरनल वॉल होती है। वो कैसे होते हैं, छोटे छोटे वाइलाई मिलते हैं उसके अंदर, छोटे छोटे वाइलाई, छोटे छोटे रसांकुर मिलते हैं, जो कि किसका करते हैं, अवशोषण कर लेते हैं कोई भी चीज हो उसका, भोजन का। अब इसके अंदर क्या होता है, इंटेस्टाइनल सिक्का होता है या आंतरिक सिक्का होता है। आंतरिक सिक्का क्या होता है कि 26वें खंड से स्टार्ट होता है और एक जोड़ी पार्श्वीय शंकु उभार होता है, एक जोड़ी पार्श्वीय शंकु उभार होता है, यानी कि लेटरल कोनिकल आउटग्रोथ होती है, उसे क्या बोलते हैं, आंतरिक सिक्का बोलते हैं। इसका जो अगला सिरा होता है वो क्या होता है, बंद होता है। और कहाँ तक फैला होता है, पीछे की ओर 22 से 23 के ऊपर फैला हुआ होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपने क्या कि टिफ्लोसोलर क्षेत्र कहाँ है। टिफ्लोसोलर होता है 27 खंड से शुरू होकर के अंतिम के 22 से 26 खंडों को छोड़ करके शेष सभी खंडों में पाया जाता है। टिफ्लोसोलर कहाँ मिलेगा, ऊपर के 27 के बाद और नीचे के 23 से 25 को छोड़ करके पूरा का पूरा क्षेत्र क्या होता है, टिफ्लोसोलर होता है। पूरा का पूरा क्या होता है, टिफ्लोसोलर होता है। अब टिफ्लोसोल इस क्षेत्र में एक आंतरिक वलन, इंटरनल फोल्ड पाया जाता है, जिसे आंत्रवलन या टिफ्लोसोल कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, आंत्रवलन। यानी कि ये कहता है जो आंत होती है इसके अंदर इस तरीके से रिंग मिलती है, इसको बोलते हैं आंत्रवलन या टिफ्लोसोल, इसे बोलते हैं या टिफ्लोसोल। विशेषता, इन टिफ्लोसोल के अंदर क्या मिलती है, वाइलाई मिलती है, जो कि भोजन के अवशोषण में कार्य करती है। ठीक है, फिर आता है पोस्ट टिफ्लोसोल। यह आखिरी के 23 से 25वें खंड तक फैला हुआ होता है। ये कहाँ पे होता है, लास्ट के 23 से 25वें खंड तक फैला होता है। अन्य नाम, इसे मलाशय भी कहते हैं, रेक्टम भी कहते हैं। यानी इसके अंदर क्या होता है, पूरा पूरा मल इकट्ठा होता रहता है, वेस्ट है वो इकट्ठा होता रहता है। नेक्स्ट, इस भाग में टिफ्लोसोल नहीं पाए जाते और यह क्षेत्र गुदा या एनएस द्वारा बाहर खुलता है। यानी कि इससे क्या होता है, जो केंचुआ है वो वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है। फिर लास्ट आता है गुदा एनस। ये कहाँ है, शरीर के आखिरी खंड के पश्च छोर पर पोस्टीरियर एंड पर स्थित होता है, सबसे लास्ट में स्थित होता है। और इसका कार्य क्या है, इसके द्वारा अपचित भोजन, अनडाइजेस्टेड फूड या मिट्टी के छोटे छोटे कण गोलिकाओं के रूप में बाहर निकाल देता है, जिसे कहते हैं वर्मी कास्टिंग। सीधी सी बात, वर्मी कास्टिंग पूछ ली जाए तो वर्मी कास्टिंग क्या है, केंचुआ अनडाइजेस्टेबल यानी कि अपचित भोजन या फिर मिट्टी की छोटी छोटी गोलियों को अपने शरीर से बाहर निकाल देता है, जिसे वर्मी कास्ट बोलते हैं या वर्मी कास्टिंग बोलते हैं। ठीक है, अब इन उत्सर्जी पदार्थ की गोलियों को वर्मी कास्टिंग कहा जाता है।
ठीक है, अभी अभी तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि सबसे पहले अपन ने बात की थी आंत की। आंत के अंदर क्या होते हैं, कुछ इंटरनल फोल्ड होते हैं, अंदर की तरफ क्या होते हैं, वलन मिलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं अपने, टिफ्लोसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिफ्लोसोल बोलते हैं। अब उस टिफ्लोसोल तीन वे होते हैं, प्री टिफ्लोसोलर, टिफ्लोसोलर और पोस्ट टिफ्लोसोलर। प्री टिफ्लोसोलर कहाँ से स्टार्ट होता है, 15 से लेकर के 26 तक, 15 से लेकर के 26 तक होता है। और इसके अंदर क्या मिलते हैं, वाइलाई मिलते हैं। इसके अंदर क्या मिलते हैं, वाइलाई मिलते हैं, जो कि भोजन के रस को चूसने का काम करते हैं। वाइलाई बोले तो रसांकुर होते हैं। अब इसके अंदर एक क्या होता है, इंटरनल सिक्का होता है, इंटेस्टाइनल सिक्का होता है, अब आंतरीय सिक्का होता है, जो कि किस किस के बीच में होता है, स्टार्टिंग उसकी 26 से होती है, ऊपर से बंद होता है, और इसके अंदर क्या होता है, वलन मिलते हैं, और ये 22 और 23 के पीछे की तरफ होता है। और ये इसको पूछ लीजिए आंतरिक सिक्का क्या होता है, तो ये क्या होता है, 26 में से स्टार्ट होता है, और क्या होता है, लेटरल कोनिकल आउटग्रोथ होती है। लेटरल कोनिकल आउटग्रोथ यानी कि पार्श्वीय शंकु उभार होता है। इसके अंदर आंत के अंदर, किसकी आंत के अंदर, केंचुए की आंत के अंदर। तो केंचुए की आंत के अंदर एक पार्श्वीय शंकु उभार होता है, जिसे आंतरिक सिक्का कहते हैं, जो कि 26 नंबर से स्टार्ट होता है, ऊपर की तरफ बंद होता है, और 22 और 23 की तरफ भी फैला हुआ होता है। फिर आते हैं टिफ्लोसोल के अंदर। टिफ्लोसोल क्या होता है, 26 से लेकर के नेक्स्ट लास्ट की 22 से 25 को छोड़ करके पूरा का पूरा क्या होता है, टिफ्लोसोल होता है। अब इस टिफ्लोसोल के अंदर क्या मिलता है, आंतरिक वलन मिलता है अपने को, आंतरिक वलन मिलता है, और वही चीजें मिलेंगी इसमें, क्या वाइलाई भी मिलेगा, और जो कि अवशोषण का कार्य करता है। और क्या करता है, अवशोषण के लिए क्षेत्रफल बढ़ जाता है, इसमें क्या और बड़ी हो जाती है यहाँ। फिर आता है पोस्ट टिफ्लोसोलर। पोस्ट टिफ्लोसोलर क्या होता है, लास्ट के 23 से 25वें खंड तक फैला होता है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, रेक्टम भी बोलते हैं, मलाशय भी बोलते हैं। इसमें क्या होती है, इसकी भित्ति क्या होती है, पतली होती है, और उसके भाग में टिफ्लोसोल नहीं पाया जाता। सीधी सी बात क्या है, इसमें टिफ्लोसोलर नहीं पाया जाता, इसको रेक्टम बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, एनएस द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। क्या होता है, कोई भी सामान होता है, गुदा होता है। अब नेक्स्ट आती है एनएस। एनएस क्या होता है, सबसे लास्ट के अंदर पोर होता है, और पोस्टीरियर पश्च छोर के ऊपर होता है, और इसका कार्य क्या होता है, अनडाइजेस्टेबल या फिर अपचित भोजन को या फिर मिट्टी के कण को छोटी छोटी गोलियों के रूप में उसको बाहर निकाल देना, वर्मी कास्टिंग होता है। और ये काम कौन करता है, केंचो भाई साहब करता है। तो जल्दी से आ जाओ, अपने अपने डायग्राम के ऊपर चलते हैं वापस से। तो यानी कि अपना क्या था, आंत। आंत कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, 14 पे खत्म हो जाती है, तो ये 15 से स्टार्ट हो जाती है, और कहाँ तक चलती है, अंतिम तक चलती है। ठीक है, ये फर्स्ट टिप्लोसोल इधर नहीं आएगा, ये फर्स्ट टिप्लोसोल आएगा सबसे लास्ट में। फर्स्ट टिप्लोसोलर, ठीक है। तो पूर्व टिप्लोसोलर कहाँ से स्टार्ट होता है, 15 से लेकर के 26 तक, 15 से लेकर के 26 तक। आंतरिक सिक्का कहाँ से होता है, 26 से स्टार्ट होता है, और ऊपर कहाँ तक चला जाता है, 22 और 23 तक चला जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं लेटरल कॉनिकल आउटग्रोथ। लेटरल कॉनिकल आउटग्रोथ यानी पार्श्वीय शंकु उभार। अपने को वो पता चल गया, 26 में स्टार्ट होता है और ऊपर की तरफ जाता है। और आंतरिक सिक्का हो गया। फिर टिफ्लोसोलर। टिफ्लोसोलर कहाँ से स्टार्ट होता है, 26 से स्टार्ट होता है, और लास्ट के 22 से 25 के बीच होता है। लास्ट के 22 से 25 को छोड़ दो, और ऊपर से 25 26 छोड़ दो, 26 से लेकर के इतने के बीच क्या होगा, अपना टिफ्लोसोलर होगा। इसके अंदर भी क्या मिलती है, वाइलाई मिलती है। इसके अंदर भी क्या मिलती है, वाइलाई मिलती है, जो कि एडजोर्प्शन
अवशोषण का कार्य करती है। अवशोषण किसका करेगी? भोजन का अवशोषण करेगी। किसका अवशोषण करेगी? भोजन का अवशोषण करेगी। और इसकी आंत है वो पहले से क्या हो जाती है, थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तो इसका सरफेस एरिया भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। इसका सरफेस एरिया भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। फिर लास्ट आता है अपना पश्च टिफ्लोसोलर। पश्च टिफ्लोसोलर क्या होता है, लास्ट के 22 से 25 के बीच होता है, और इसको क्या बोलते हैं, रेक्टम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रेक्टम भी बोलते हैं। रेक्टम बोले तो मलाशय, मलाशय बोले तो जिसमें इसका मल इकट्ठा होता हो। अब ये क्या करता है, ये पतली झिल्ली का होता है, पतली झिल्ली का होता है, और एनएस के द्वारा, एनएस गुदा के द्वारा क्या कर देता है, अपने भोजन को बॉडी से बाहर निकाल देता है। अब बात कर लेते हैं, लास्ट इसका रह गया एनएस। क्या रह गया, एनएस गुदा। अब गुदा क्या करता है, सबसे लास्ट में होता है, पोस्टीरियर एंड होता है इसका। पोस्टीरियर एंड के बाद में अपने बात करें तो क्या होगा, पोस्टीरियर एंड यानी इसमें क्या होगा कि अनडाइजेस्टेबल, अनडाइजेस्टेबल यानी अपचित भोजन, और जो कोई भी मिट्टी के पार्टिकल्स हैं उसको गोलियों के रूप में बाहर निकालेगा, उसको क्या बोलेंगे, वर्मी कास्टिंग, वर्मी कास्टिंग। और इसी के साथ अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का पोर्शन होता है खत्म। अब इसकी प्रोसेस को पढ़ते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे कैसे काम करता है। ये एक बार रिवीजन करते हैं शुरू से। एक नंबर के अंदर क्या मिलता है, अपना मुख मिलता है। एक नंबर के अंदर क्या मिलता है, मुख, मुंह मिलता है इसका। फिर 1 से 3 के अंदर क्या मिलता है, बक्कल कैविटी, मुख गुहा मिलती है 1 से 3 के अंदर। फिर 4 में क्या मिलता है, ग्रसनी मिलती है। 4 के अंदर क्या मिलती है, ग्रसनी मिलती है। ग्रसनी का काम क्या होता है, ग्रसनी का काम क्या होता है भाई, इसमें स्लाइवरी ग्लैंड होती है, क्या होती है, लार ग्रंथियां होती है। लार ग्रंथियां किसका स्त्रावन करती है, लार का करती है, और श्लेष्मा का करती है, और एक प्रोटीन पाचक एंजाइम यानी कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का सिक्रेशन करती है। फिर आती है ग्रशिका। ग्रशिका कहाँ से कहाँ तक होती है, 5 से 8 तक होती है, 5 से 8 तक होती है। किसका काम करती है, ग्रसनी को पेशनी तक जोड़ने का काम करती है। ग्रसनी को पेशनी तक जोड़ने का यानी कि फेरिनिक्स को गिजार्ड तक जोड़ने का काम किसका होता है, एसोफेगस का होता है। फिर आती है गिजार्ड। गिजार्ड क्या होती है, 8 से 9 के बीच होती है। गिजार्ड का काम क्या होता है, किसी भी चीज को ग्राइंड कर देना होता है, किसी भी चीज को पीस देना होता है। इसमें क्या होती है, नेचुरली ग्राइंडर दिया होता है जिसको बोलते हैं पेशनी, बोलते हैं गिजार्ड बोलते हैं। फिर गिजार्ड के बाद में अपना क्या आता है, स्टमक आता है, आमाशय आता है। आमाशय, इसमें 8 से 9 के बीच गिजार्ड होता है। तो फिर क्या है, 9 से लेकर के 14 तक क्या होता है, अपना स्टमक होता है। 9 से 14 तक क्या होता है, स्टमक होता है। स्टमक आमाशय होता है। आमाशय के अंदर एक ग्रंथि मिलती है जिसको बोलते हैं कैल्सीफेरस ग्रंथि होती है। क्या होती है, कैल्सीफेरस ग्रंथि है जो कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्रावन करती है। किसका स्त्रावन करती है, कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्रावन करती है। कैल्शियम कार्बोनेट किसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीन कर देता है, हुमिक अम्ल, हुमिक एसिड को, जो कि किसमें होता है, मिट्टी के अंदर उपस्थित होता है। तो कैल्सीफेरस ग्रंथि होती है, कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्रावन करती है, जो कि हुमिक एसिड को क्या कर देती है, न्यूट्रलाइज, उदासीन कर देती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आंत। आंत अपनी कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, 15 से स्टार्ट हो जाती है। आंत कहाँ से स्टार्ट होती है, 15 से। आंत के अंदर क्या होती है, इंटरनल फोल्ड होते हैं, इंटेस्टाइनल फोल्ड होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, टिफ्लोसोल बोलते हैं। ये आंतरिक वलन होता है जिसको टिफ्लोसोल बोलते हैं। टिफ्लोसोल के आधार पर इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया होता है। 3 पार्ट में कौन कौन से होते हैं, प्री टिफ्लोसोलर होता है, टिफ्लोसोलर होता है, पोस्ट टिफ्लोसोलर होता है। प्री प्री टिफ्लोसोलर, टिफ्लोसोलर, पोस्ट टिफ्लोसोलर। प्री टिफ्लोसोलर के अंदर बात करें तो प्री टिफ्लोसोलर कहाँ से होता है, 15 से लेकर के 26 तक होता है। 15 से 26 तक होता है। कैसा होता है, ग्रैंडुलर भी होता है, और इसके अंदर इंटरनल वाइलाई होती है, वाइलाई मिलती है, यानी रसांकुर मिलते हैं। रसांकुर क्या काम करते हैं, पोषण, भोजन के अंदर अवशोषण का कार्य करते हैं। और इसके अंदर एक आंतरिक सिक्का भी मिलता है। आंतरिक सिक्का कहाँ से स्टार्ट होता है, ये 26 नंबर से स्टार्ट होता है।
और इसको क्या बोलते हैं, पार्श्वीय शंकु उभार होता है, लेटरल कोनिकल आउटग्रोथ बोलते हैं इसे, उसको क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल सिक्का बोलते हैं। अब उसके बाद में अपने क्या आती है, टिफ्लोसोल। टिफ्लोसोलर क्या होता है, ये ऊपर के लेके 26 के बाद और नीचे के 22 से 25 को छोड़ करके ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसमें भी वाइलाई होते हैं, वजन का अवशोषण करता है और थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए उसका सरफेस एरिया भी थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। फिर आता है फर्स्ट टिप्लोसोलर, ये लास्ट के 22 से 25 के अंदर होता है, इसको रेक्टम बोलते हैं, मलाशय बोलते हैं। इसके अंदर मल इकट्ठा होता रहता है और गुदा द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसकी झिल्ली क्या होती है, इसकी वॉल क्या होती है, पतली होती है, पतली झिल्ली भी होती है इसके अंदर। गुदा क्या होता है, लास्ट में पोस्टीरियर एंड होता है, अंतिम सिरा होता है, अंतिम सिरे के ऊपर क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। अंदर इसके क्या होता है कि जितना भी अपचित भोजन होता है अनडाइजेस्टेबल होता है, और इसके अंदर जो मिट्टी होती है उसको छोटी छोटी गोलियों के रूप में बाहर निकालता है, जिसको क्या बोलते हैं, वर्मी कास्टिंग बोलते हैं। क्या इतनी बात आई नहीं है समझ में? इतनी बात अगर आ जाती है तो इसकी प्रोसेस लिखने में कहीं भी आपको दिक्कत है नहीं आएगी। ठीक है, चलो। अरे क्या हुआ ये? हम्म, मैकेनिज्म क्या होती है, डाइजेशन कैसे पचता है? सबसे पहले केंचुए में भोजन मुख गुहा में प्रवेश करता है, मुंह में गया, मुंह से मुख गुहा में, और मुख गुहा से ग्रसनी में पहुंच गया। ठीक है, डायग्राम बनाते चलें क्या साथ साथ में? डायग्राम की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मुंह में गया, फिर ग्रसनी से होता हुआ, तो मुख गुहा से होता हुआ ग्रसनी में चला गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया ग्रसनी। ठीक है, अब ग्रसनी में कौन सी ग्रंथि होती है? सलाइवरी ग्लैंड होती है, लार ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि किसका स्रावन करती है? श्लेष्मा का करती है, और प्रोटोलाइटिक एंजाइम, प्रोटोनवाचक एंजाइम का करती है। तो इसमें क्या कर देती है, ग्रसनी भोजन में लार मिला देती है, और लार में उपस्थित श्लेष्मा और प्रोटोनवाचक एंजाइम क्या कर देते हैं, भोजन को सुपाच्य रूप से बनाने का काम करते हैं। पहले याद कर लिया था, जहां जा जाएगा वो एंजाइम मिलते चलेंगे। ठीक है, सुपाच्य रूप से बना देगा। ठीक है, उसके बाद कहाँ जाएगा, गिजार्ड में चला जाएगा। गिजार्ड क्या कर देगा, उस भोजन को पीस देगा। क्या कर देगा, पीस, भोजन को पीसने का कार्य करेगा। फिर आमाशय में जाएगा। आमाशय में कौन सी ग्रंथि होती है? कैल्सीफेरस ग्रंथि होती है। कैल्सीफेरस किसका, कैल्शियम कार्बोनेट को मिला देगी, जो कि होमिक अम्ल को क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। और आंतर सिक्का फिर आंत में चली जाएगी। आंत की भित्तियां क्या कर देगी, अंतर रस होता है उसमें, आंत का रस होता है। ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस का स्त्रावन करती है, जैसे पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करती है। ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, सेलुलेज और एंजाइम का स्त्रावन करती है। ऐसे ऐसे एमाइलेज, सेलुलेज, सेलुलेज है वो सेलुलोज का डाइजेशन कर देगी। एमाइलेज है वो एमाइलोज का हो जाएगा, लिपिड को लाइपेज कर देगी। ये कई तरीके के एंजाइम है जो उसकी शुगर को पचाने का काम करते हैं। फिर आंत में मुख्य रूप से पाचन के लिए अवशोषण, इसमें काम क्या आता है, पाचन और अवशोषण का काम कहाँ होता है, आंतों के अंदर होता है। कौन करता है, एब्जॉर्प्शन का काम बताया था, कौन करता है, वाइलाई करती है। कौन करती है, वाइलाई करती है, जिसको क्या बोलते हैं, रसांकुर बोलते हैं। ठीक है, आंत में उपस्थित टिफ्लोसोल अवशोषण की क्रिया को तीव्र करता है, यानी कि बढ़ाता है। किसकी वजह से बढ़ाता है, सारों को पता है, कोई सा नालायक है जिसे नहीं पता। वाइलाई की वजह से बढ़ाता है, उसका अवशोषण वाइलाई की वजह से बढ़ता है। वाइलाई बोले तो रसांकुर। ठीक है, अब नेक्स्ट, केंचुए में बाह्य कोशिकीय पाचन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की क्रिया होती है। विशेष नोट, पाचन व अवशोषण की क्रिया के पश्चात अपचित भोजन मिट्टी के कणों के साथ छोटी छोटी गोलियों के रूप में बाहर आ जाता है। ये केंचुए की बीट या वर्मी कास्टिंग बोलते हैं। यह मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है, सीधी सी बात। ठीक है, कहते हैं बात आई समझ में?
अगर इतनी बात आती है तो अपने चलते हैं नेक्स्ट रिप्रोडक्शन के ऊपर कि केंचुआ है वो रिप्रोडक्शन किस प्रकार से करता है। चलो सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर होता क्या क्या है। ये केंचुआ पहली बात तो क्या है, हर्मेफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल है, हर्मेफ्रोडाइट है। बाइसेक्सुअल मतलब इसके अंदर दोनों के दोनों मिलते हैं, एक के अंदर ही मेल और फीमेल मिल जाएंगे। तो कैसा है, बाइसेक्सुअल है, द्विलिंगी है, हर्मेफ्रोडाइट है, हेर्मेफ्रोडाइट है। अब इसमें नर तथा मादा एक ही जंतु में उपस्थित होते हैं, अपने को पहले ही पता है क्योंकि अपन ने पढ़ा था। इसका जो मादा है वो 14 के अंदर मिलती है और इसका नर है वो कहाँ में, ये नर रहा, ये 18 के अंदर मिलता है। 17 और 19 के अंदर क्या मिलती है, जेनेटिक पेपिलाए मिलती है। अब इसमें क्या होता है, कुपूर्वता प्रोटेंड्री होती है। क्या होती है इसके अंदर, प्रोटेंड्रस होता है। प्रोटेंड्रस का मतलब होता है जिसमें नर का मैच्योर पहले हो जाता है, यानी नर क्या है वो पहले मैच्योर हो जाता है, यानी नर है वो मादा से पहले ही मैच्योर हो जाता है, मादा बाद में मैच्योर होगी और नर पहले मैच्योर हो जाएगा इसका। अर्थात नर जननांगों का विकास परिपक्वता मादा से पहले हो जाएगा। तो इसकी वजह से इसमें क्या होता है, परनिषेचन होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। यानी कि इस वजह से इसको क्या चाहिए, दो केंचुए की जरूरत होती है। अगर इसमें ये वाला काम नहीं होता तो इसको दो केंचुए की जरूरत नहीं होती, अपने से ही काम चला लेता है, क्योंकि इसके पास मेल भी फीमेल भी, जैसे प्लांट करते हैं वैसे ये हो जाता है इसके अंदर। अब इसमें कहते हैं नर जननांगों में क्या मिलता है, इसमें वृषण मिलते हैं, टेस्टिस मिलते हैं, ठीक है, टेस्टिस सैक मिलते हैं, वृषण कोष मिलते हैं, और क्या मिलती है, शुक्र वाहिनी मिलती है जिसके थ्रू या वैसा डिफरेंशिया क्या मिलता है, वासा डिफरेंशिया मिलता है, और सेमिनल वेसिकल मिलती है, शुक्राशय मिलता है, और कुछ सहायक ग्रंथियां भी मिलती है जो कि स्पर्म्स को बनाने का काम करती है। क्या बात इतनी आई समझ में। अब बात करें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो उसमें क्या मिलता है, टेस्टिस मिलेगा, टेस्टिस सेक मिलेगा, वसा डिफरेंशिया मिलेगा, और क्या मिलेगा, सेमिनल वेसिकल मिलेगा, और अदर हेल्प करने वाली ग्लैंड्स मिलेंगी, ग्रंथियां मिलेंगी। यानी वृषण मिलेगा, वृषण कोष मिलेगा, शुक्र वाहिनी मिलेगी, शुक्राशय मिलेगा, और अदर सहायक ग्रंथियां मिलेंगी। तो नर के अंदर कौन कौन मिलेगा, वृषण मिलेगा, वृषण कोष मिलेगा, वृषण वाहिनी और शुक्र वाहिनी मिलेगी, शुक्राशय मिलेगा, और अदर सहायक ग्रंथियां मिलेंगी। यानी कि टेस्टिस मिलेगा, टेस्टिस सेक मिलेगा, और वासा डिफरेंशिया मिलेगा, और सेमिनल वेसिकल मिलेगा, और अदर हेल्प करने वाली ग्लैंड्स मिलेंगी। फिर अगर मादा जनन तंत्र के अंदर बात करें तो मादा के अंदर कौन मिलेगा, अंडाशय मिलेगा, ओवरीज मिलेगी, अंडवाहिनी मिलेगी, ओविडक्ट मिलेगा, और क्या मिलेगा, शुक्र ग्राहिका मिलेगी, स्पर्मेथिका मिलेगा, और मादा जनन छिद्र मिल जाएगा, और यानी कि फीमेल जेनिटल पोर मिल जाएगा। अब इसके अंदर देखो ये नाम भी याद करना है, तो यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर क्या मिलेगा, ओवरी मिलेगी, ओविडक्ट मिलेगा, और स्पर्मेथिकल मिलेगा, और क्या मिलेगा, मादा जनन छिद्र मिलेगा, मादा जनन छिद्र मिलेगा, यानी फीमेल जेनिटल पोर मिलेगा। यानी कि अंडाशय, अंडवाहिनी, शुक्रग्राहिका, और अपने बात करें शुक्रग्राहिका की तो कितने जोड़ी होती है, 4 जोड़ी होती है। पहले भी पढ़ा था, कौन कौन से के अंदर मिलती है, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8 और 9 के बीच मिलती है। अगर बात करें फीमेल जेनिटल ऑर्गन कितने मिलता है, 14 के अंदर मिलता है। अब इसमें जो मेटिंग होती है, यानी कि दोनों का मिलना संभोग, मेटिंग, जब दो केंचुए आपस में मिलते हैं उसको मेटिंग बोलते हैं, या फिर इसको संभोग बोलते हैं। के समय एक केंचुए की शुक्राणु का स्थानांतरण दूसरे केंचुए के शुक्रग्राहिका स्पर्मेथिकल के अंदर होता है। यानी कि जब इसका मेटिंग का टाइम होता है, जब ये दोनों केंचुए मिलते हैं आपस में, तो क्या होता है, जो इसके स्पर्म है जो 18 नंबर वाले पोर से निकल करके दूसरे केंचुए के स्पर्म एथिकल, ठीक है, ये स्पर्म एथिका के अंदर क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। मैंने कहा शुक्रग्राहिका क्या काम करती है, शुक्राणुओं को इकट्ठा करने का काम करती है, और इसको इकट्ठा करने के बाद
ठीक है। इसके क्लाइटेलम द्वारा कोकून का निर्माण होता है। जैसे ये क्या करेगा, स्पर्मेथिका है, ये स्पर्म को कलेक्ट करेगा, वैसे इसको सिग्नल मिल जाएगा, बोला कोकून बनाना स्टार्ट कर दो जल्दी करके। अब इसके फलस्वरूप कोकून में निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है और कोकून का परिवर्तन डेवलपमेंट से नए केंचुओं का निर्माण होता है। और केंचुए में कोकून का निर्माण तब तक रहता है जब तक कि शुक्रग्राहिकाओं से शुक्राणु समाप्त नहीं हो जाते। यानी कि कहना क्या चाह रहा है कि केंचुए में कोकून का निर्माण, केंचुए में कोकून तब तक बनता रहेगा जब तक कि स्पर्मेथिका खत्म नहीं हो जाएगा। जब स्पर्मेथिका खत्म हो जाएगा, इसके अंदर स्पर्म्स खत्म हो जाएंगे, तब बनना बंद हो जाएगा। तो सबसे पहली बात क्या है, हर्मेफ्रोडाइट होता है। कैसा होता है, हर्मेफ्रोडाइट होता है, द्विलिंगी होता है। इसमें नर भी मिलेगा और इसमें मादा भी मिलेगी। फिर इसके अंदर क्या होता है, प्रोटेंड्रस होता है, इसमें नर है वो पहले पक जाता है, कुपूर्वता मिलती है। और कुपूर्वता यानी कि इसमें जो मेल है वो फीमेल से पहले क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। इसकी वजह से इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि पर निषेचन होता है। अब इसमें क्या होता है कि मेल जेनिटल ऑर्गन कौन कौन से थे, टेस्टिस थे, टेस्टिस सेप थे, और वासा डिफरेंशिया था, और सेमिनल वेसिकल था, और अदर हेल्प करने वाले ग्लैंड्स थे। यानी कि इसमें वृषण थे, वृषण कोष था, शुक्र वृषण वृषण कोष था, शुक्र वाहिनी थी, और शुक्राशय था। अब उसके अंदर क्या और हेल्प करने वाले, और फीमेल जेनिटल ऑर्गन के अंदर कौन है, अंडाशय है, ओवरी है, ओविडक्ट है, अंडवाहिनी है, और स्पर्मेथिका है, शुक्रवाही ग्राहिका है, और क्या है, मादा जनन छिद्र है या फीमेल जेनिटल पोर है। फीमेल जेनिटल पोर कौन से में होता है, 14 नंबर के अंदर होता है, शुक्र ग्राहिका। अब क्या होता है कि जब इसके क्लाइटेलम वाला द्वारा कोकून का निर्माण होता है, जब क्या कर लेता है, ये स्पर्म को इकट्ठा कर लेता है किसमें, शुक्र ग्राहिका के अंदर, तो उसको ऑर्डर मिलता है कि कोकून बनाना स्टार्ट करो। और कोकून तब तक बनता रहेगा जब तक वो स्पर्म खत्म ना हो जाए किसके, स्पर्मेथिका में से, और उसमें से केंचुए बनते रहेंगे। ये तो एक्स्ट्रा आ गया। इसी के बाद अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या आ जाता है, फाइनल टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अपने, कि इसका एग्रीकल्चर में महत्व क्या है। सबसे पहला बात तो क्या है, परलोभन में काम आता है, एज ए बाइट एंड फूड। क्या बाइट, प्रलोभन में, दूसरे को लुभाने में, और फूड खाने में काम आता है। ठीक है। अब केंचुए का उपयोग मछली पकड़ने के लिए, उसको फंदे में फंसा करके लटका देंगे, मछली कूदती कूदती आएगी इसको खाने के लिए, या पक्षी पकड़ने के लिए, या पक्षियों को खिलाने के लिए भी काम आता है। छिपकली भी अच्छे से चाव से खाती है, छिपकली को पकड़ने में भी काम आता है। या फिर केंचुए को भोजन के रूप में खाया जाता है, जिसको परिस्थितिकी संतुलन बना रहता है। केंचुए को कुछ जीव खाता है जिससे कि परिस्थितिकी संतुलन भी बना रहता है। दूसरा, ऑर्गेनिक मैन्यूर में, द प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर। क्या केंचुए को किसान का मित्र कहते हैं, जो कि जटिल कार्बनिक पदार्थ को, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर देता है, डिकम्पोज करके सिंपलेस्ट मिनरल के रूप में परिवर्तित कर देता है, चेंज कर देता है, जिससे कि पौधा इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है, इजीली एब्जॉर्ब कर सके। केंचुए द्वारा बनाई गई खाद की क्रिया को वर्मी कल्चर कहते हैं, बनाने की प्रोसेस को वर्मी कल्चर कहते हैं, जबकि केंचुए द्वारा बनाई गई खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। और जो केंचुआ जो गोलियां निकालता है उसको क्या कहते हैं, वर्मी कास्ट कहते हैं, वर्मी कास्टिंग। ठीक है। वर्मी कंपोस्ट को रासायनिक खाद से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की मात्रा काफी अधिक पाई जाती है। ठीक है। मृदा को सुधारने में काम लिया जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत से जब केंचुआ होता है वो सुरंग बनाता है उस मिट्टी के अंदर, तो बनाने से क्या हो जाता है, वो मिट्टी खुरदरी हो जाती है, पोरस हो जाती है और ढीली हो जाती है। इसके कारण मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है और वायु संचार भी बढ़ जाता है, तो मिट्टी सुधर भी जाती है। और इसी के साथ चैप्टर अपना खत्म है। ये अपने प्रैक्टिस के क्वेश्चन आ गए, ये अपने करेंगे कभी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। तो अभी तो अपने करते हैं टाटा बाय बाय, अपने मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। इसी तरीके से अपना प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप जल्दी करके कमेंट कर सकते हैं, बाकी कोई ज़रूरत है नहीं। मुझे नहीं लगता कि आपके कोई डाउट बचा होगा इसके अंदर, डाउट होना भी नहीं चाहिए। अगर
इसके अंदर बात करें या फिर हमेशा अगर एग्रीकल्चर आप लोगों ने ली है तो एक चीज हमेशा से ध्यान रखो, क्या कि हर टाइम पे क्या करते रहना है, हर टाइम पे, या फिर मैं अगर बात करूं तो यानी कि हर टाइम पे क्या कि जितने भी समय मिलता है आपको नई चीज सीखना स्टार्ट करो। एग्रीकल्चर के अंदर है, एग्रीकल्चर के अंदर भी जा करो, नई नई चीजें सीखो। जो पुरानी तो है आपको कोई दिक्कत नहीं है, पुरानी चीजें तो आपने सीख रखी है, नई चीजें सीखो। अब नई चीजें सीखो कैसे, मैं आपको समझाऊं कि आपको एक कहानी सुनाता हूँ मैं। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार एक गधा था, एक बार क्या था, एक गधा था, और उसके जितने भी दोस्त थे वो सारे के सारे गधे थे। ठीक है। अब उसने एक दिन घोड़े को दौड़ते हुए देखा, बोला यार बड़ा तेज दौड़ता है, बड़ा ही अच्छा दौड़ता है, मेरे को भी इसकी तरह बनना है। तो अब क्या करता है, वो अपने गधे जो दोस्त थे उनसे हट करके घोड़ों से दोस्ती करने लग जाता है। अब वो घोड़ों के साथ ही उठता है, बैठता है, घोड़ों के साथ ही खाता है, घोड़ों के साथ ही दौड़ने चला जाता है, घोड़ों के साथ मित्रता कर लेता है एक किस्म से। अब जितने भी काम थे वो घोड़ों के साथ करता है, गधों के साथ कुछ करना ही छोड़ दिया उसने। तब उसके जो दोस्त थे गधे, तो उन्होंने भी क्या करना स्टार्ट कर दिया, बोले यार ये अपना दोस्त हुआ करता था, इसको पता नहीं क्या हो गया, ये सारा दिन उनके पीछे घूमता रहता है, गधों के पीछे घूमता रहता है, घोड़ों के पीछे घूमता रहता है। चलो पूछ के आते हैं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, क्या आपने हमसे गलती क्या हो गई कि तूने हमसे मित्रता तोड़ दी, हमसे दोस्ती तोड़ दी तूने। तो गधे के पास गए और उससे पूछा, भाई भाई बता भी हमसे क्या दिक्कत हो गई ऐसा जो तो हमसे बात भी नहीं कर रहा, इनके साथ मिला हुआ है, तो अपने बिरादरी के भी नहीं है, ये घोड़ा है हम गधे हैं, क्या बात हुई। तो वो कहता है कि भाई बात कुछ नहीं हुई, मेरे को घोड़ा बनना है। बोले हैं घोड़ा बनना, क्या मतलब है। बोला ये हमसे सुपीरियर है, ये हमसे अच्छे हैं, हर चीज के अंदर अच्छे हैं, दौड़ने में भी अच्छे हैं, भागने में भी अच्छे हैं, वजन उठाने में भी अच्छे हैं, इनकी कीमत भी अच्छी लगती है, हर चीज में अच्छे हैं, खाना भी इनको अच्छा मिलता है। तो वो क्या करता है कि बोलता है कि तू इसके साथ ये चने वने क्यों खा रहा है, क्यों भाग रहा है तू इनके, दौड़ना है तो सुबह उठ रहा है जल्दी, ऐसे लगा पड़ा। वो कहता है कि अगर मैं गधा हूँ, ठीक है, अब इसको क्या करता है, इनके साथ मिल करके चने खा रहा हूँ मैं, अगर मैं चने खाना सीख गया तो मैं क्या बन जाऊंगा, घोड़ा बन जाऊंगा, कोई बुराई तो नहीं है। लेकिन अगर मैं खाना नहीं सीखा मान लो तो गधा तो मैं हूँ ही, इससे नीचे थोड़ी जाऊंगा मैं, है। मैं इनके साथ दौड़ता हूँ घोड़ों के साथ, अगर मैं दौड़ना सीख गया तो मैं घोड़ा बन जाऊंगा, और नहीं तो गधा तो मैं हूँ ही, इससे मना कौन करेगा मेरे को, इससे नीचे कौन लेके जाएगा, गधे से नीचे भी कौन लेके चला जाएगा, वैसे की हिम्मत है। बोला नहीं है। तो कहता सुबह सुबह जल्दी उठ के साथ, अगर मैं जल्दी जल्दी उठना सीख गया तो मैं घोड़ा बन जाऊंगा, और नहीं तो गधा तो मैं हूँ ही हूँ। यानी कि मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको जो हो उससे नीचे तो कोई लेके नहीं जा सकता, जो हो, जो आपकी नॉलेज है, जो आपका दिमाग है, उससे नीचे नहीं जा सकते, उससे ऊपर ही जा सकते हो। अगर मान लो आपने कोई नई चीज सीखना स्टार्ट की, मान लो आपने म्यूजिक सीखना स्टार्ट किया, आप सीखते गए सीखते गए सीखते गए, अगर आप सीख गए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं सीखे तो इससे बुरा तो हो ही नहीं सकता। तो जैसे हो उससे कम थोड़ी हो जाएगा तुम्हारे अंदर कुछ। यानी कि अगर तुम म्यूजिक को सीख गए तो घोड़े बन गए, वरना कह देना गधे तो हम हैं ही। आप कंप्यूटर सीखना चाह रहे हो, सीख लो, अगर कंप्यूटर सीख गए तो आप घोड़े बन गए, नहीं तो गधे तो हो ही हो। अगर कोई काम करना है तो वो काम कर लो ना, अगर कोई व्यक्ति होता है कि मेरे को ये बिजनेस करना है, ये करना है, तो काम लग जाओ उसमें, बस घुस जाओ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, काम चल गया तो घोड़े बन गए, वरना गधे तो हो ही हो, उससे नीचे तो नहीं जाओगे। तो हर चीज है, ये चीज मान के किया करो कि हाँ मेरे को नई चीजें सीखते रहना है, नई चीजें सीखते रहना है, ताकि घोड़े बन जाए एक दिन। घोड़े बन जाओगे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं भी बन पाए तो गधे तो हो ही हो, इससे नीचे तो अपने को कोई लेके जा ही नहीं सकता। हम्म? ये चीज मान के अब चल दिया करो, और चलो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। टाटा बाय बाय।